एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 यानी कि अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि ऐसा वीडियो जिसमें हमने पूरा चैप्टर सिंगल वीडियो में कंप्लीट किया है वो आपको मिल चुका है। आप पक्के से उसको देख लेना, उसमें हमने पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। छोटी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ कि ये वो समय आ चुका था जब लोग राजा बनने लगे थे, साम्राज्य बड़ा होने लगा था, आर्मीज रखने लगे थे। ऐसे समय पे एक बड़ा एम्पायर सेटअप हुआ भारत में जो कि था मौर्यन एम्पायर, जिसकी शुरुआत की गई थी चाणक्य के द्वारा जब उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना राजा बनाया धनानंद को हराने के लिए। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्साए हुए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा राजा लेकर आऊँगा जो तुम्हें हरा देगा, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया। चंद्रगुप्त जो है वो राजा बन के उभर के आए और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी नीतियों के साथ में बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जिनके बेटे हुए, चंद्रगुप्त के बेटे हुए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। अशोक राजा बने। अशोक के राजा बनने के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आए। वो ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपनी जनता को अपना मैसेज पहुंचाया। नेशनल एम्बलम जो हम देखते हैं, हमारा नेशनल एम्बलम जिसको हम मानते हैं, वो भी अशोका के द्वारा ही इंस्क्राइब किया गया था, जो कि अशोकन पिल्लर पे भी लगा हुआ है, आपने देखा होगा, है ना। साथ ही साथ में अशोका ऐसे राजा थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर लड़े शुरुआती समय में, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, आपको लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने कलिंग का वॉर लड़ा तो उन्हें समझ में आया कि वॉर लड़ने के बाद में राजा तो बहुत सारी चीज़ें जीत जाता है, कोई भी एक राजा, लेकिन उस बीच में जो कॉमन इंसान है, जो जनता है, जो प्रजा है, उनका काफ़ी नुकसान होता है। लाखों लोगों की मृत्यु होती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, परिवार में किसी के पिता, किसी की माता, किसी के बच्चे की जान चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए अशोका को समझ आया कि उन्हें इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कलिंग के वॉर के बाद में अपने वॉर करने की प्रवृत्ति त्याग दी। पूरे इतिहास में वही पहले ऐसे राजा थे या फिर वही ऐसे राजा हैं जिन्होंने वॉर जीतने के बाद वॉर करना छोड़ा। नहीं तो कई सारे राजाओं ने वॉर करने के बाद में, हारने के बाद में सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन अशोका अलग थे। साथ ही साथ में अशोका को समझ में आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें दिखने लगी, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में उमड़ने लगे। बुद्धा को भी वो बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि वो धम्मा की शुरुआत करेंगे। धम्मा शब्द जो कि धर्म शब्द से निकल के आता है, धर्म जो कि एक संस्कृत वर्ड है, उसके द्वारा उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि लोगों को काइंड रहना है, लोगों को समझदारी से रहना है, वॉर जैसी चीज़ें जो है वो लोगों को छोड़ देनी है, वायलेंस नहीं करना है, अहिंसा की प्रैक्टिस करनी है, जानवरों के प्रति प्रेम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने धम्मा के थ्रू सिखलाई। साथ ही साथ में धम्मा ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनका नाम उन्होंने रखा धम्मा महामत्ता, और ये जो पूरा नॉलेज था ये उन्होंने बहुत बहुत सारी कंट्रीज तक भी फैलाने की कोशिश की। इसीलिए अशोका द ग्रेट कहे जाते हैं। समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी हमने पूरी चैप्टर में पढ़ी। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा ना किसी भी क्वेश्चन में कि ये ऐसा है, ये वैसा क्यों है, तो जब हम एमसीक्यूज में ऑप्शन देखेंगे तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ में ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम्स में भी आते हैं, एनटीएससी के एग्जाम्स में आपको काम आ सकते हैं, इवन बड़ी एग्जाम्स जिसमें मतलब यूपीएससी तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसी एग्जाम जिसमें बेसिक नॉलेज चाहिए होता है एंशिएंट वगैरह का, है ना, तो कहीं ना कहीं बेस जो है वो आपका इन क्वेश्चंस के थ्रू बन जाएगा। अब इसको घुमा फिरा के फिर बंदा कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो फिर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी आसानी से दे पाओगे। क्लियर? बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। मैं आपसे पूछते रहूंगी, आपको आंसर बकायदा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लायंस आर शोन इन आवर नेशनल एम्बलम? हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें कितने लायंस दिखते हैं, बताइए, सोचिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस में हमें दिख रहे हैं 2, 3, 4 एंड 5। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, टाइम अप। अच्छा, नेशनल एम्बलम क्या है? ये हमारा नेशनल एम्बलम है, सबको पता है ना। अब नेशनल एम्बलम में देखो हम काउंट करते हैं कितने लाइन्स है। 1, 2, 3, बस 3 है या 4 है? 4 है ना, क्योंकि ये एक 2D इमेज है। जब हम आगे से किसी चीज की फोटो लेंगे तो जाहिर सी बात है इतना इतना पोर्शन हमें दिखेगा।
आप जब इधर भी खड़े होके देखोगे तो 3 लायन दिखेंगे, पीछे भी खड़े होके देखोगे तो आपको 3 लायन दिखेंगे। जाहिर सी बात है जब पीछे खड़े होके देख रहे हो तो आपको 3 लायन दिख रहे हैं, मतलब इन 3 के पीछे भी एक लायन है ना। तो कितने लायंस हो जाएंगे? 4 लायन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में मैं यहाँ पर मेरे 2 सर लगा दूँ और एक सर पीछे लगा दूँ। अब आप सामने से फोटो खींचोगे तो आपको मेरे यहाँ के 2 आधे सर दिखेंगे और सामने का एक सर दिखेगा। पीछे का सर दिखेगा क्या? नहीं। अब दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये है क्या कि नहीं है। तो जब मैं घूमूंगी तो आपको पीछे का सर और 2 सर दिखेंगे, ये वाला सर आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है ना? समझ में आया? तो कितने लायंस है हमारे नेशनल एम्बलम में? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोक? अशोक के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? तो हमने अभी, मैंने जब आपको समरी बताई उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की गई चंद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वारा। इन्हें गाइड किया था किसने? चाणक्य ने। चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य भी था, है ना। चंद्रगुप्त के, क्योंकि एक डायनेस्टिक रूल था, यानी कि इनके बेटे 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 आगे राजा बनते जाएंगे, इसलिए चंद्रगुप्त के पुत्र जो कि थे बिंदुसार, वो क्या बने? राजा बने। उसके बाद में बिंदुसार के पुत्र जो कि थे अशोक, वो राजा बने। ठीक है। तो अब अशोका के फादर कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के फादर कौन? चंद्रगुप्त। यानी कि अशोका के ग्रैंडफादर कौन? चंद्रगुप्त। यानी कि अशोका के ग्रैंडफादर ने क्या किया? मौर्यन एम्पायर का सेटअप किया। ऑप्शन में देख लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका? अशोका के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त उनका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको मौर्य साम्राज्य भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य क्यों? क्योंकि उनका सरनेम जो है वो, क्लियर? ठीक है, अब समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु स्टार्टेड मौर्यन एम्पायर, है ना। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे अशोकास फादर, अशोकास ग्रैंडफादर या अशोकास ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आप क्या लिखोगे? अशोकास ग्रैंडफादर। ठीक है, क्लियर है। रिलेशनशिप्स आपको पता, दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन विच बुक वर चाणक्य's आइडियाज रिटर्न? चाणक्य के आइडियाज कौन सी किताब में लिखे थे? चैप्टर पे जाते हैं, फिर से रिवाइंड करते हैं। चैप्टर में हमने बोला कि चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया चाणक्य ने, है ना। साथ ही में मैंने आपको बताया था दैट चाणक्य वॉज वेरी शार्प, वेरी क्लेवर इन द सेंस वो अपने दिमाग का काफी प्रयोग करते थे, है ना। अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग करते थे। उनकी जो नीति थी, यानी कि कहा जाए तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे, आप घर परिवार के मामलों में देख लो, आप काम करने के मामलों में देख लो, आप देश चलाने के मामलों में देख लो, आप पैसा कैसे मैनेज करना है उसके मामले में देख लो, सब चीज़ में चाणक्य की जो नीतियाँ थी, नीतियाँ मतलब चाणक्य की जो स्ट्रैटेजीज थी, वो वाकई में फॉलो करने लायक थी, है और हमेशा रहेगी, है ना। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो समय बदला तो उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद होती है। हमको कैसे पता ये सारी चीज़ें? क्योंकि चाणक्य ने अपनी सारी नीतियाँ, अपने जितने भी थॉट्स हैं, उनको सबको किस में लिखा? अर्थशास्त्र में लिखा। तो अर्थशास्त्र इज अ बुक रिटर्न बाय चाणक्य, जिसमें चाणक्य ने अपने थॉट्स जो हैं डाले हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको चाणक्य के बारे में और जानना है या फिर उनके थॉट्स के बारे में जानना है, उनके आइडियाज़ के बारे में जानना है, तो आप अर्थशास्त्र को पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर क्या हो जाएगा? सी। Who was supported by a wise man named चाणक्य? इनमें से चाणक्य ने किसको सपोर्ट किया था? तो देखो, चाणक्य ने तो मौर्यन एम्पायर को शुरुआत से सपोर्ट किया, है ना। अशोक को भी सपोर्ट किया, अशोक के समय तक थे चाणक्य, हालांकि अशोक के समय पे उन्हें जो है वो मार दिया गया था, है ना। बिंदुसार की जो पत्नी थी, जो कि बराबर तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो कि मतलब फॉरेनर थी, इंडिया की नहीं थी, है ना। वो जगह का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फॉरेनर थी। तो वो उनके बेटे और जो इनकी टीम थी, जो दुश्मन लोग थे, है ना, घर घर के, उन्होंने मिलके चाणक्य को जो है वो चाणक्य की हत्या कर दी थी। तो अशोक के समय पे हत्या की थी, है ना। तो अशोक के समय तक चाणक्य थे।
ठीक है। फिर अशोक के समय ही उनकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो चाणक्य ने अशोक को भी सपोर्ट किया, उनके पिता बिंदुसार को भी सपोर्ट किया, और सबसे पहले जो सपोर्ट किया था वो किसको किया था? चंद्रगुप्त को। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। क्योंकि अगर ये पूछ रहे हैं कि कौन सपोर्ट, मतलब किसको सपोर्ट मिला था चाणक्य का, तो मेन सपोर्ट जो है वो चंद्रगुप्त को मिला। तभी तो चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर बना पाए है ना, नहीं तो नहीं बना पाते। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस अगर दिख रहा है तो वैसे हमें ऑल ऑफ दिस टिक करना चाहिए, है ना। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में अगर चंद्रगुप्त लिखा है, सो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर आपको बाकी सारे ऑप्शन, मतलब इनके अलावा, इन तीनों नेम के अलावा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं दिखता, है ना। ऑल ऑफ दीज अगर यहाँ पे नहीं दिखता और यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, और अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता, कोई एक, नन ऑफ दीज दिया होता, कोई एक सिलेक्ट करना होता, तो आप बिल्कुल चंद्रगुप्त टिक करते, है ना। लेकिन अगर लास्ट ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दीज दिया है तो आपको जो है वो ऑल ऑफ दीज टिक करना है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कहानी में आपको शुरू से ही बताई कि भाई सपोर्ट तो उन्होंने तीनों को किया, है ना। बाय डिफॉल्ट सपोर्ट, मेन सपोर्ट जो है वो किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त को दिया गया था, तभी मौर्यन एम्पायर बना। तो अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो जाहिर सी बात है तीनों का नाम आएगा, लेकिन नन ऑफ दीज दिया है तो फिर किसका नाम आएगा? चंद्रगुप्त का, है ना। तो ये दोनों तरीके से आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, अगले पे आ जाए। इन विच लैंग्वेज वर द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस रिटर्न? अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही ऐसी स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है, यानी कि तमिल, देवनागरी, मलयालम, कन्नड़, ये सारी जो है वो डिराइव्ड इसी से है ना। तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कैसे हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोल सकते हैं? क्योंकि हमको चैप्टर में ही बताया गया, आखिरी में आपको वो जो है ना अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको बताया है कि ब्राह्मी में अ को जो है वो ऐसे लिखा जाता है ना। अब देवनागरी में जब अ लिखा गया तो अ को कुछ इस तरीके से लिखा, तो आप देखो इसी को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा गया है ना, और उसी से अ डिराइव हुआ है। तो ऐसे ही मलयालम में, तमिल में आपको बुक में दिया हुआ है, वो आखिरी में ऐसा डब्बा, ऐसा रेक्टेंगल वाला, है ना, उसमें आपको सारे ऐसे अल्फाबेट्स लिखे हैं। तो आप देखोगे कि इसी को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो है वो अलग अलग लेटर्स अ के बनाए हुए सभी लैंग्वेज में। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब जब वो पत्थरों पे लिखवा के अपने लोगों को मैसेज भिजवाया करते थे अपने दूतों के द्वारा, तो वो यूजुअली इंस्क्राइब करवाते थे, पत्थरों पे गड़वा के लिखवाते थे, है ना। और कौन सी स्क्रिप्ट थी या फिर कौन सी लैंग्वेज में लिखवाते थे? तो यूजुअली इट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड धम्मा? धम्मा शब्द क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे अगर देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो है ना, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में आपको प्रकृत लैंग्वेज दिखते ना, तो फिर आप प्रकृत भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, अब ये वाला समय जो था, मैंने आपको बताया, बुद्धा वाला समय, अशोका वाला समय, इस समय पे लोग जो है वो संस्कृत और प्रकृत भी बोला करते थे, है ना। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो ये जो धम्मा शब्द है, मेरे को याद इसी से आया, धम्मा शब्द जो है, ठीक है, धम्मा यही लिखा है यार, धम्मा ठीक है, ये क्या है? प्रकृत वर्ड है ना, प्रकृत वर्ड है, जो कि कहां से डिराइव्ड है? जो कि डिराइव्ड है धर्मा से, जो कि एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत में हम कहते हैं ना धर्म। अब धर्म मतलब ऐसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, वो वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब अपने दायित्व। ठीक है, तो अशोक का ऐसा मानना था कि जब अशोका को ये सारी चीजें समझ में आई, है ना, उनको उनके सवालों के जवाब मिले, उनको कुछ लेसन समझ में आए कि वॉर नहीं लड़ना चाहिए, तो उन्हें ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ये अशोक का धर्म है कि क्योंकि उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती है, उनका सम्मान करती है, वो जैसा कहते हैं उनकी प्रजा वैसा करती है, तो प्रजा एक राजा के लिए अपने बच्चे की समान होती है, यानी कि प्रजा के लिए उसका राजा एक पिता के समान होता है। तो अशोक को ये समझ में आया कि ये उनका धर्म है कि वो ये सारी बातें अपनी प्रजा को, अपने लोगों को सिखाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने धम्मा फॉलो करने के लिए बोला। तो धम्मा, धर्म जो कि एक संस्कृत शब्द है, उसी को प्रकृत में बोले तो धम्मा। ठीक है, जैसे कि धर्म एक हिंदी शब्द है, उसी को इंग्लिश में बोलो तो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, या फिर अलग टर्म्स में बोलो तो रिलीजन, ऐसा।
तो ये सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी धर्म एंड धम्मा आर द सेम थिंग। धर्मा संस्कृत शब्द है और धम्मा जो है वो प्राकृत शब्द है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो ए और बी तो नहीं होगा क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो धम्मा नहीं होता है ना। आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? धर्म। द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, अरे मैंने तो ऑप्शन टिक कर दिया, हटा देते। गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इंडिया का मैप इमेजिन करो और यहाँ पे सोचो कि तक्षशिला है, बीच में सोचो उज्जैन है और इधर वाली तरफ पाटलिपुत्र है, ये ध्यान रखना है ना। एक आपको रफ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कि यहाँ पे ये स्टेट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा नहीं, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किधर क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि तक्षशिला जो है वो नॉर्थ वाली साइड में आता है, जैसे कि मैप का नॉर्थ हिस्सा है, ये साउथ हिस्सा है, ये ईस्ट हिस्सा है और ये वेस्ट हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि उज्जैन जो है, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हो तो उज्जैन जो है वो रास्ते में पड़ता था। तो एक रास्ता इन्होंने ये भी बना रखा था, यहाँ से भी ये रूल किया करते थे, ऑफिशियल्स इनके यहाँ पर भी थे। पाटलिपुत्र में जो मेन एम्परर होता था और पाटलिपुत्र के आसपास का रीजन पूरा एम्परर के कंट्रोल में होता था, जो कि राजा रहते थे। साथ ही साथ में पाटलिपुत्र से ही वो तक्षशिला और उज्जैन को भी कंट्रोल करते थे, है ना। अब उज्जैन जो है वो साउथ जाने के लिए काफ़ी अच्छा हिस्सा था, साउथ वाला रीजन यहाँ से देख लिया जाता था। साउथ से वो अपने जो पर्ल है या जो भी जैसे गोल्ड सिल्वर है, इनके रिसोर्सेज इनको आसानी से मिल जाते थे। तक्षशिला ऐसा सेंटर था क्योंकि आप देखोगे कि भारत में जब भी इन्वेजन हुआ, यानी कि बाहर से जब भी जो है वो रेड हुई या बाहर से जब भी लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, तो वो नॉर्थ वेस्ट से आए, इधर वाले हिस्से से, है ना, इधर वाले हिस्से से आए। मतलब जो अपना खुला वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान के इधर वाला हिस्सा, वो खुला वाला हिस्सा था, मतलब उधर से एशिया पूरा पड़ जाता था, यूरोपियन कंट्रीज उधर से आ जाती थी, क्योंकि नीचे वाला ये जो हिस्सा है इधर तो पानी पानी था, है ना। यहाँ वाले हिस्से में तो पहाड़ थे, तो इन तीनों रास्तों से तो कोई आ नहीं सकता था, रास्ता बचा सिर्फ ये वाला। तो यहाँ से क्या होता था कि अगर आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है तो तक्षशिला एक सेंटर था। साथ ही साथ में अगर आपको देखना है कि भैया कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना, क्या गतिविधि चल रही है, इसलिए यहाँ पर भी एक कैपिटल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि एक सिक्योरिटी भी रहे। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक रफ सा आइडिया आपको मैप का होना चाहिए। तो तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, है ना, क्योंकि नॉर्थ इधर और वेस्ट इधर, है ना, और तक्षशिला जो है वो नॉर्थ में पड़ता था, है ना। आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है ना, उधर वाली तरफ, तो इट वॉज अ गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट। पाटलिपुत्र इधर, उज्जैन तो नीचे था सेंटर में। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? प्लेस वेयर अशोकन पिल्लर इज लोकेटेड, अशोकन पिल्लर कहाँ पे लोकेटेड है? लामही, सारनाथ, सिकरल, सालरपुर। तो अशोक पिल्लर जो है वो सारनाथ में है। ठीक है, ये हमको चैप्टर में भी बताया हुआ है और ऐसे भी आपको पता ही होगा, है ना। तो सारनाथ विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अब मुझे यहाँ से एक काम करके बताओ, एक आंसर मेरे को आप लोगों से चाहिए। पिछले चैप्टर में, बुद्धा वाले चैप्टर में, हमने सारनाथ पढ़ा था। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए कि सारनाथ में बुद्धा ने क्या किया था। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ। क्या सारनाथ में बुद्धा ने सबसे पहली टीचिंग दी थी, या फिर सारनाथ में बुद्धा ने अपना देह त्याग किया था, या फिर ही पास्ड अवे एट सारनाथ, या फिर बुद्धा ने सारनाथ पे मेडिटेट करके एनलाइटमेंट हासिल किया था? तीन ऑप्शन में से क्या सही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। वहीं पे जो है वो अशोकन पिल्लर भी है। मेगास्थनीज was an ambassador who was sent to court of चंद्रगुप्त by। मेगास्थनीज एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा गया था, किसके द्वारा, है ना। तो वो कहानी दी हुई है आपको एक छोटे से डब्बे में कि मेगास्थनीज को जब सेल्यूकस निकेटर ने, है ना, सेल्यूकस निकेटर ने जब भेजा था इंडिया, है ना, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो कि एक ग्रीस राजा थे, है ना, ये ग्रीस राजा थे। तो इन्होंने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। तो मेगास्थनीज ने अपने उसमें लिखा है कि जब वो इंडिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब राजा निकलते हैं तो किस तरीके से स्वागत होता है उनका, है ना। तो गोल्ड की पालकी में राजा को लिया जाता है, आसपास जो है वो महिलाएं होती हैं, एंड हाथी घोड़े पालकी बैंड बाजे, है ना, था सिक्योरिटी सब कुछ होती है, और जनता जो है वो दूर से उन्हें देखती है। ठीक है,
मशाले तलवारों के साथ में जो है वो उनके सैनिक उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो ये पूरा वो डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनके जो हाथी घोड़े निकलते जाते हैं तो पूरे गांव में धूल ही धूल हो जाती है ना। और सब दूर काफ़ी ज़्यादा रौनक वगैरह होती है, ऐसा कुछ वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं वो। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। अगर आप भूल गए हो कि अशोका में सेल्यूकस निकेटर और कहाँ से आ गया है मेगास्थनीज हो रही है, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि वो डब्बे में है उसकी कहानी, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, एम्बेसडर था, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा गया था, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को किसके साम्राज्य में भेजा था, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी नन ऑफ दीज। ऐसे करके ऑप्शन पूछ सकते हैं तो आप कंफ्यूज आ जाओगे कि भाई किसके साम्राज्य में भेजा था, है ना। तो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में भेजा था जब चंद्रगुप्त राजा थे। क्लियर, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मौर्यन रूलर, इनमें से कौन मौर्यन रूलर नहीं है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, देखो ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार हम कुछ 2-1 चैप्टर छोड़ के चैप्टर में पढ़ के आए थे, है ना, कि बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन थे जरा आप बताओ, क्या वो मौर्य राजा थे? नहीं, मौर्य राजा तो कौन थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, है ना। बिंबिसार अभी हम थोड़े 1-2 चैप्टर पहले ही बिंबिसार जो है वो राजा हम सुन के आए हैं। तो कौन थे राजा बिंबिसार? ऑप्शन में दे देती हूँ, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जिस चैप्टर में हमने मगध और वाजी का एक क्लोजर लुक लिया था, ठीक है, आ जाएगा याद? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दिखना चाहिए, है ना। मैं इतना बता देती हूँ कि बिंबिसार जो है वो मौर्यन रूलर नहीं थे, बिंदुसार जो है वो मौर्यन रूलर थे, है ना। बिंबिसार तो कोई और थे, कौन थे ये आपको बताना है, हिंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कर लोगे? चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और आपका आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंबिसार, जो कि एक मौर्यन रूलर नहीं थे, ठीक है। आई होप क्लियर है सब कुछ आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सारे के सारे कोर्सेज, ये सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कंप्लीट चैप्टर रिविजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, सब कुछ। कोई पैसे का लेन देन नहीं है, शुरुआत से आखिरी तक हम आपके साथ में खड़े रहते हैं जब तक आप अपनी एग्जाम क्लियर करके एकदम टॉप ना कर जाओ, ठीक है। एकदम बिल्कुल भी कोई पैसे का लोचा यहाँ पर नहीं है। बढ़िया से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके टीचर जो है वो आपको रिप्लाई करके बताएंगे कि सही आंसर क्या है। हमारी फैमिली में आप भी जुड़ जाइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कैसे ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।